नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। पर्यटन मंत्रालय ने सतत पर्यटन के लिए प्रारूप राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप जारी किया। वाणिज्य मंत्रालय ने गैर निर्यात विनिर्माण इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों को खोलने की इच्छा प्रकट की। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए। भारत ने निजी कंपनियों को देश के भीतर और बाहर रॉकेट लॉन्च साइट स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति प्रदान की। और अब खबरें विस्तार से। पर्यटन मंत्रालय ने सतत पर्यटन के लिए प्रारूप राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप जारी किया। सतत पर्यटन में पर्यटकों, उद्योगों, पर्यावरण और मेजबान समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वर्तमान और भविष्य के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है। सततता के संबंध में भारत की स्थिति निम्न स्तरीय है। भारत एडवेंचर टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में 96वें स्थान पर तथा वर्ष 2019 में पर्यावरण संधारणीयता में 128वें स्थान पर था। आइए आपको बताते हैं प्रारूप रणनीति की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इसके लक्ष्य की बात करें तो ये सतत पर्यटन विकास को मुख्य धारा में लाकर तथा पारिस्थितिकी पर्यटन और साहसिक पर्यटन के लिए एक गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण एवं प्रतिस्पर्धा में सुधार करना चाहता है। इसमें रणनीतिक स्तंभों की पहचान की गई है, जिसके तहत भारत के सतत पर्यटन मानदंड पर आधारित सतत पर्यटन के लिए प्रमाणन योजना, सतत पर्यटन के संबंध में जागरूकता, उसकी समझ और स्वीकृति बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार अभियान। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए राज्यों की रैंकिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। पारिस्थितिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन के चारों तरफ एक उप ब्रांड निर्मित करके विपणन एवं संवर्धन, राज्य विशिष्ट या गंतव्य विशिष्ट अभियान विकसित करना इसका लक्ष्य होगा। 15 भूमि आधारित, 7 वायु आधारित और 7 जल आधारित गतिविधियों के लिए सुरक्षा मानक एवं विनियमन तैयार किए गए हैं, जो भारत में उपलब्ध साहसिक पर्यटन के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हैं। विपणन, संचालन, उत्पाद और अनुभव निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन और वित्त के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय रणनीति के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करेगा। अगली खबर वाणिज्य मंत्रालय से। वाणिज्य मंत्रालय ने गैर निर्यात विनिर्माण इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी सेज को खोलने की इच्छा प्रकट की है। वाणिज्य मंत्रालय मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों को घरेलू बाजार में कम सीमा शुल्क पर अपने उत्पादों का हिस्सा बेचने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है। सेज एक विशेष रूप से निरूपित शुल्क मुक्त अंतः क्षेत्र है। इसे व्यापार परिचालन और शुल्क और प्रशुल्क उद्देश्यों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाएगा। सेज का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन करना है। ये निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहित करना, रोजगार के अवसरों का निर्माण करना और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना आदि है। सभी भारतीय कानून सेज में लागू होते हैं जब तक कि सेज अधिनियमों या नियमों के अनुसार इन्हें विशेष रूप से छूट नहीं दी गई है। सेज को गैर निर्यात इकाइयों तक विस्तारित करने का महत्व है। सेज से सुविधाओं के उपयोग में सुधार होगा, क्योंकि सेज निम्न क्षमता पर संचालित है। एकीकृत स्थावर संपदा, विद्युत और परिवहन सुविधाओं और सुचारू प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ बेहतर बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्राप्त होंगी। सेज डेवलपर्स को कोविड प्रेरित मंदी में व्यापार को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त होगी। इससे पहले सेज पर बाबा कल्याणी समिति, जो कि 2018 में बनाई गई थी, इसने सेज का नाम बदलकर 3E यानी रोजगार और आर्थिक एन्क्लेव, 3E's यानी एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एन्क्लेव करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ताकि इसका उद्देश्य निर्यात के केंद्र से आगे बढ़कर आर्थिक और रोजगार वृद्धि के उत्प्रेरक के रूप में हो सके। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की है। ये रिपोर्ट वैश्विक मादक पदार्थों के बाजारों का विश्लेषण प्रदान करती है। इसमें विश्व के मादक पदार्थों की समस्या पर कोविड महामारी के प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इसमें कहा गया है कि वर्ष 2010 से 2019 के बीच मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है। बढ़ती वेब आधारित बिक्री, वैश्विक
मादक पदार्थों के सेवन के प्रारूप को बदल सकती है। आपको बता दें कि इस तरह के मादक पदार्थों की बिक्री के लिए डार्क वेब का प्रयोग किया जाता है। कोविड से संबंधित कारकों ने मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों में वृद्धि को प्रेरित किया है। इन कारकों में शामिल है बेरोजगारी, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति आदि। कोविड ने मादक पदार्थों की तस्करी के कुछ प्रारूपों को तेज कर दिया है, जैसे निजी विमानों का बढ़ता उपयोग, मादक पदार्थों की प्रदायगी के लिए संपर्क रहित तरीके, जलमार्गों के उपयोग में वृद्धि आदि। कोविड प्रेरित प्रौद्योगिकी के उपयोग ने मादक पदार्थों की रोकथाम और उपचार सेवाओं में नवाचार को गति प्रदान की है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। नशा मुक्त भारत अभियान को देश के 272 सबसे सुभिद्ध जिलों में वर्ष 2020 में आरंभ किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, ये 2018 से 2025 के लिए है। इसके अलावा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से व्यसनियों की पहचान, उपचार और पुनर्वास के लिए समुदाय आधारित सेवाएं, नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता। अगली खबर पर्यावरण से जुड़ी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित की। भारतीय वन अधिनियम 1927 का अधिदेश वनों या महत्वपूर्ण वन्य जीवों वाले क्षेत्रों को शामिल करने और संरक्षित करने का प्रावधान करता है। ये वन उत्पादों के संचलन और पारगमन को विनियमित करता है और काष्ठ और अन्य वनोपज पर शुल्क आरोपित करता है। मंत्रालय के अनुसार इसमें संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और अवर्गीकृत वनों की मौजूदा श्रेणियों की समीक्षा करना आवश्यक है। आपको बता दें कि ये सभी मुख्य रूप से राजस्व सृजन के लिए औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए वर्गीकृत किए गए थे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट यानी भारतीय वन अधिनियम में जीवों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन पर ध्यान देने का अभाव है। संशोधनों की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि स्थानीय ज्ञान और अभिशासन प्रणाली के माध्यम से स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों को मान्यता का अभाव है। संशोधन विभिन्न मंत्रालयों या संगठनों द्वारा लागू कानूनों की समीक्षा करने की केंद्र सरकार की पहल के अनुरूप है, ताकि उन्हें समकालीन आवश्यकताओं के साथ समकालिक बनाया जा सके। इस संशोधन का उद्देश्य ये भी है कि ये श्रेणीबद्ध दंड का प्रावधान करेगा, राज्यों या राष्ट्रीय सीमाओं के पार वन उत्पादों के व्यापार एवं पारगमन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करेगा, गैर सरकारी अभिकर्ताओं या निजी क्षेत्र या नागरिक समाज या व्यक्तियों को वन रोपण या वृक्षारोपण करने या गैर वन भूमि पर निजी वन का विकास या प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इन संशोधनों का उद्देश्य व्यावहारिक कानूनी प्रावधानों को शामिल करना भी है, जो राज्य वन कानूनों में पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। भारत ने निजी कंपनियों को देश के भीतर और बाहर रॉकेट लॉन्च साइट स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति प्रदान की है। इससे संबंधित प्रावधान अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी प्रारूप राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन नीति 2020 के तहत किए गए हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन नीति यानी NSTP का उद्देश्य अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों के संबंध में देश में अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमता का दोहन करना है। साथ ही ये रॉकेट लॉन्चिंग, लॉन्च पैड और स्पेस ऑब्जेक्ट्स के दोबारा प्रवेश के सभी पहलुओं को शामिल करता है। लॉन्च साइटों यानी प्रक्षेपण स्थलों के लिए प्रमुख मानदंडों की बात करें तो भारतीय या विदेशी क्षेत्र से किसी भी रॉकेट का प्रक्षेपण, चाहे वो कक्षीय हो या उपकक्षीय हो, ये केवल भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से अनुमोदित होने के बाद ही किया जा सकता है। इन स्पेस अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योग की सहायता, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र निकाय है। भारत के क्षेत्र के बाहर से प्रक्षेपण के लिए संबंधित राष्ट्र या क्षेत्र पर लागू कानूनों के अनुसार अनुमोदन की आवश्यकता होगी। प्रक्षेपण स्वयं या पट्टे पर लॉन्च साइट से तथा सचल प्लेटफॉर्म जैसे भूमि, समुद्र या वायु से भी हो सकता है। इस कदम का महत्व ये होगा कि ये अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली में क्षमता और सामर्थ्य विकसित करने में भारतीय संस्थाओं की मदद करेगा। लघु उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं की व्यवसायिक क्षमता का दोहन होगा। अंतरिक्ष तक पहुंच में सुधार करने और मानव या रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण का समर्थन करने की दिशा में उन्नत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। आइए नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों पर। ऋण से सकल घरेलू उत्पाद अनुपात, डेब्ट टू GDP रेशियो।
ये किसी देश के सार्वजनिक ऋण का उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से अनुपात है। ये किसी देश की अपने ऋणों को चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। सार्वजनिक ऋण भारत की संचित निधि पर भारित केंद्र सरकार की कुल देनदारियां हैं। वित्त वर्ष 2021 में केंद्र सरकार का ऋण बढ़कर 58.8% हो गया है, जो एक वर्ष पहले 51.6% था। ये आर्थिक संकुचन के कारण हुआ है, जो कोविड-19 से प्रेरित है, जिसने सरकार को राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित राशि उधार लेने के लिए बाध्य किया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम ने केंद्र के ऋण से जीडीपी अनुपात को वर्ष 2024-25 तक घटाकर 40% तक लाने का उद्देश्य रखा था और राज्यों के ऋण से जीडीपी अनुपात को 20% तक लाना अनिवार्य किया है। कोविड डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड प्रबंधन की निगरानी करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये किसी भी ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों के गठन, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के नामांकन या विद्यालयों या पंचायत भवनों में आइसोलेशन सेंटर के निर्माण की निगरानी करने की अनुमति देता है। ये पोर्टल नीति निर्माताओं और प्रशासकों को ये पता लगाने में सहायता करेगा कि महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए जनशक्ति तथा बुनियादी ढांचे के मामले में ग्रामीण भारत कितना तत्पर है। सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी आर्थिक विकास का एक सूचकांक है, जिसमें उस विकास के पर्यावरणीय परिणामों को एक क्षेत्र के पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया गया है। ये विकासात्मक नियोजन में जैव विविधता और पर्यावरणीय कारकों की लागतों के लेखांकन से भिन्न ऐसी हानियों का मौद्रीकरण करता है। उत्तराखंड अपने 4 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों वायु, जल, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। इन प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा राज्य के जीईपी को निर्धारित करेगी। हाइपरसोनिक मिसाइल। चीन, रूस और अमेरिका सभी हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकियों को अंगीकृत कर रहे हैं और इस तरह शस्त्रीकरण की स्पर्धा के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। एक हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 की चाल से और ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति से गमन करती है। ये अत्यधिक पैंतरेबाज होती है और गमन करते समय एक पूर्वानुमानित चाप का पालन नहीं करती है। हाइपरसोनिक हथियारों की 2 प्राथमिक श्रेणियां हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को एक लक्ष्य पर ग्लाइड करने से पहले एक रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें अपने लक्ष्य को चिन्हित करने के बाद उच्च गति एयर ब्रीदिंग इंजन या स्क्रैमजेट द्वारा संचालित होती हैं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CNSMS के वैज्ञानिकों ने एक लागत प्रभावी जैव संगत नैनो जनरेटर तैयार किया है, जो हर जगह मौजूद कंपन के रूप में उपस्थित यांत्रिक ऊर्जा से बिजली उत्पन्न कर सकता है। CNSMS विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ऊर्जा संचय करने वाला ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के निर्माण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुप्रयोगों में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वसंचालित उपकरण और अन्य जैव चिकित्सा अनुप्रयोग शामिल हैं। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रधानमंत्री ने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। हालांकि वे एक बंगाली मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए काम किया। उन्होंने अंग्रेजी में पहला भारतीय उपन्यास राजमोहन की पत्नी, जो बंगाली परिवार की एक आर्थिक जांच पड़ताल थी, उसकी रचना की। उनका उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था। सन्यासी विद्रोह 18वीं शताब्दी के अंत में भिक्षुओं का विद्रोह था। आनंद मठ को बंगाल के राष्ट्रवाद पर प्रमुख रचनाओं में से एक माना जाता है। ये बाद में अंग्रेजी में द अबे ऑफ ब्लिस के रूप में प्रकाशित हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1872 में एक मासिक साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन की स्थापना की। उनके कथा साहित्य की अन्य लोकप्रिय कृतियां रहीं विश्व वृक्ष, द पॉइजन ट्री और देवी चौधरानी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।